अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। पीडीएम का कोयटा में सियासी ताकत का बड़ा मुजाहिरा, बाप की हुकूमत भी चकरा गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, महमूद खान अचकजई की खतरनाक तकरीरें। पाबंदियां हमें मंजूर नहीं, हम वीजा और पासपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान जाएंगे। अगर मजबूर किया गया तो दोनों जगहों के पख्तूनों से कहेंगे कि बाढ़ उठाकर फेंक दें। महमूद खान अचकजई की धमकी, जाली हुकूमतें मत बनाओ और अवाम के मैंडेट पर डाके मत डालो। इस सिलसिले को बंद ना किया तो आजादी और वजूद को खतरा हो सकता है। मरियम नवाज का इंतबा, जबकि पीडीएम का इदारों पर हमला, रियासत और उनके खिलाफ अब हिकमत अमली करना होगी। विफाकी हुकूमत का जवाब, कोयटा जलसे में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो को तकरीर क्यों ना करने दी, क्यों रोका गया, क्यों रोक रहे थे। स्टेज जलसे पर नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब क्यों नहीं बैठे। और इसके साथ साथ अख्तर मेंगल ने पीडीएम जलसे से कबल इंतजामिया को क्या धमकी दी है, अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से हुकूमत को लताड़ा है। आपको कानून साजी के लिए भी सेलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ऐवान को मुतनाज़े ना बनाए, ऐवान के तकद्दुस को पामाल ना करे। आइन खतरे में है, कानून खतरे में है, बातें खत्म होने वाली हैं, किस्सा खत्म होने वाला है। ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान भी सामने आया है। आमिर साहब, आपने खबर दी थी और आपने कहा था कि कराची के बाद जब आर्मी चीफ ने कॉल की थी बिलावल को, आपने कहा था बिलावल साहब का जो लहजा है, जो टोन है, वो नरम हो जाएगी। दूसरी तरफ कोयटा जलसे में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल को तकरीर करने से रोक रहे थे, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या रीजन हो सकती है? रीज़न तो बड़ा ऑब्वियस था। आज इंटरव्यू में बिलावल साहब ने वो जो हम कह रहे थे, तकरीर भी उनकी थोड़ी सी नरम थी, बड़े तरीके से बात करने की कोशिश की। और आज उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि मुझे तकलीफ़ होती है जब नवाज शरीफ साहब आला शख्सियात के मतलब और इमरान खान साहब के मतलब नहीं, उनको तो वो तो वगैरह में आते हैं ना। अच्छा। नवाज शरीफ के मतलब ये कहना कि आला शख्सियात के मतलब जब बात करते हैं तो गलत करते हैं या मुझे तकलीफ़ होती है, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा है। तो वो नरम रवैया तो आ रहा है। तो वो ऑब्वियस था कि ज़ाहिर है इन दोनों में से जिसको भी पहले मौका मिलेगा डील मारने का वो डील मार लेगा। यही इनका 30 साल का तसलसल रहा है और ये नोइंगली गए हैं। इन दोनों को पता है कि ये पहली दफ़ा भी हो रहा है और आइंदा भी होगा, मगर वो चारा कोई नहीं है। डेस्परेशन है, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है दोनों की। नून लीग की ज़्यादा है। पर मैं ज़रा ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। पहले ओवरऑल ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये मीडिया में हो गया है कि वो इधर चले जाते हैं, दूसरे इधर चलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दोनों तस्वीर के रुख दिखाएं। तो वो एक अब मुख्तारे वाली है, गलबदगी वर्जन है। वो गलबद तो गई है इस तरह कि बहरहाल कोयटा के अंदर जिस तरह की बातें की गई हैं, बड़ा हसास इलाका था और इन सब को जो कि सब ये बातें बड़े अरसे से इस तरह की कहना तो चाहते थे, मगर वो लोग जो आउट हो गए हैं, जैसे कि चकजई साहब, मेंगल साहब तो हैं और डॉक्टर मालिक साहब, उनको प्राइम टाइम के अंदर वो बातें जो कि वो घर में भी डरते डरते करते थे देख के कि यार फ़ोन तो बंद करके बात करेंगे, उन्होंने ओपनली पब्लिकली प्राइम टाइम टीवी पे दिखाई गई, वो कह दी। ठीक है। और बहुत ख़तरनाक बातें की। तो बकौल जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने आज असम्बली में कहा है कि जी ये सारी बात जो है ना गल लपेटी जा रही है। ये इनको नहीं पता इमरान खान वगैरह को कि इनका भी काम लग गया है कि और ये सारी जो है ना ये सारी शतरंज जो है ना ये लपेटी जा रही है। ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने अब कहा है। हालांकि उनको पता है कि जब लपेटी जाएगी तो उनका हमारा सबका ही नुकसान है। लपेटने के मतलब जो है ना बात करते वक्त भी डर लगता है। तो अब उसमें देखें ना, सबसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ साहब, तो वो तो उनका जो है जायदादें भी सड़ गई हैं, उनका सियासत भी सड़ गई है। तो वो चाहते हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी भी सड़ जाए, मस्जिद टारे, मंदिर टारे, सब टारे जो कुछ टहदा। वो तो ये कर रहे हैं कि जो कुछ टहदा टा दे, तो वो तो छोड़ ही नहीं रहे ना। तो उन्होंने वो तसलसल जो था आर्मी की आला क़यादत का उन्होंने पकड़ लिया है। उन्होंने आसिम बाजवा पकड़ लिया है, वो उसको रगेदी जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं सख्त से सख्त क्या ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाऊं जिससे कि इनको धचका लगे और इनको तकलीफ पहुंचे और ये उससे घुटने पे आए। वो ये उनका बेसिक मकसद है।
उसके बाद मरियम बीबी भी जाहिर है अब्बा जी को अपने फॉलो कर रही हैं, थोड़ा सा पीछे हैं मगर वो भी उस तरह की सख्त बातें करती हैं। और उन्होंने जाके बलूचिस्तान में जो है डिसअपेरेंसेस की बात की, जो कि गुमशुदा की, उसके ऊपर ये बड़ा हमारे लिए नहीं है, एक गलत भी चीज़ वहाँ पे होती है, मगर वो हसास इदारों के लिए ये बड़ा हसास मामला होता है, तो वो भी उन्होंने खुल के बात की। साथ में उन्होंने आसिम बाजवा दोबारा वो उसके बगैर तो कोई तकरीर आजकल होती नहीं है कि जी आसिम बाजवा साहब को CPEC से भी फारिग करें, तो उन्होंने भी वो रेड लाइन सारी क्रॉस की। बिलावल साहब ने क्योंकि डेड लाइन नहीं क्रॉस कर ली तो उन्होंने येलो लाइन के ऊपर एक तरीका ढूंढ लिया कि उन्होंने कहा जी इनको आप पाकिस्तान आर्मी की डिफेंस में आ गए कि इनको टाइगर फोर्स नहीं बनाने देंगे, हम लीडरशिप को टाइगर फोर्स नहीं बनाने देंगे, ISI को टाइगर फोर्स नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने में इस्तियारे में आके बड़ी समझ से बात कह भी दी और नहीं भी, दोनों साइड्स को खुश कर दिया, दरमियानी रास्ता। बाकी जो है अख्तर मेंगल साहब ने उनसे यही उम्मीद थी कि वो ये कहते रहते हैं कि जनाब ये फेडरेशन का सूबे का जो इस तरह का मामला है अगर ऐसे ही रहा तो नहीं चलेगा, उनको बड़ी ग्रीवेंसेस हैं और काफ़ी सारी जायज़ भी हैं। उसके बाद जो है अचकजई साहब जाहिर है वो टोटी वो भी नवाज शरीफ की तरह डेस्परेट है और आउट है, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब हम बाढ़ जो है ना, आपके पास ये सारे निकाल के रखे हुए हैं, आपने बाद में एक एक बात करें, मैं मुख्तसर बिल्ड कर रहा हूँ, अपनी एनालिसिस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे साहब ने कहा जी वो बाढ़ गिरा देंगे कि जी अफगानिस्तान के उसके दरमियान में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी अपने दोबारा पाकिस्तानियत से अफगानिस्तानियत पे वो जो है ना अपनी वो दोबारा आ गए हैं। और वो जो एक शख्स हैं जिनका नाम अवैस नूरानी साहब है, जो आज तक कभी बेचारा कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीता, उसको आज तक कभी किसी ने सीरियसली लिया, तो उसने यही तरीका निकाला कि मैं इन सब से आगे कैसे जा सकता हूँ, तो उसने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा दिया, जो कि बलूचिस्तान वाले खुद भी नहीं लगाते, जो एक्सट्रीमिस्ट है वो भी नहीं लगाते। तो उनका पास यही था अपने आप को ना मनवाने का कि जी मैं भी कोई आदमी हूँ, जो है ना वो करवाने का। तो बात ये है कि वो ये जो है ना पाकिस्तान की सियासत जो पहले होती थी ना, पीपल्स पार्टी वर्सेस नवाज शरीफ, फिर अभी बन गई थी कि जनाब ये पीपल्स पार्टी नवाज लीग वर्सेस इमरान खान। अब ये कोशिश भी है काफ़ी हद तक और बन भी गई है, ये इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत बन गई है। ये सारी अटैक वो ना इस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं, तो उसमें अब ये तो है कि जी इससे कुछ भी नतीजा निकल सकता है। लोग हर किस्म से डराते हैं कि जी माशाल्लाह कोई कहना जी की होएगा जी, मुझे सवाल है ना वो वापस आ गया, की हो रहा है साहब आमिर साहब, की हो रहा है क्लास साहब ने पूछ के दो, अगर मैं कहूँ ना मुझे कुछ नहीं हो रहा, कहना नहीं क्लास साहब को पूछ के दसो कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बारिश लग रहा है, हुकूमत जा रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, हर किस्म के सिनारियोज। बिल्कुल एक तबका है जो कि डिस्कस कर रहा है, एक तबका है वो जो बशीरा है कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, वो उसका एनालिसिस भी सुन ले। वो कहता है कि जी ये क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे दिल को लगती भी है वैसे बाय द वे बात कि कितनी खूबसूरत बात है कि अपोजिशन को ये हक होना चाहिए जलसों में बातें करने का। वो जलसों में कर रहे हैं, 3 जलसे हो गए हैं। सबसे खतरनाक था कोयटा का, कभी पता नहीं बम धमाका हो जाएगा, पता नहीं क्यामत आ जाएगी। जिसने जो कहना है कहे, फ्री फॉर ऑल है, कह दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान कोई एक मुल्क मैच्योर मुल्क है, एक अंदर से हम एक मजबूत मुल्क हैं। किसी के कहने से अगर मुल्क टूटने लगे और फौजें टूटने लगी और इस्टेब्लिशमेंट टूटने लगी तो फिर उस मुल्क के उसमें नहीं है। याद रहे कि इंडिया के अंदर कोई 1 दर्जन जो है ना सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, कभी जाके तमिलनाडु से सुन लें या कलकत्ता में सुन लें, उन्होंने बांग्लादेश के साथ उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने किया होगा, इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमने उनके साथ ये एग्रीमेंट नहीं होने देना, कई साल नहीं होने दिया बॉर्डर का एग्रीमेंट। उस तरह ही बाकी अब मैं नागालैंड मिजोरम की बातें नहीं कर रहा, जो है वहाँ पे ये होती रहती है, मगर उससे इंडिया की सिस्टम को खतरा नहीं पड़ता है, इंडिया की जमहूरियत खतरे में नहीं आती है, इंडिया खतरे में नहीं पड़ता। तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क हो गया कि इस तरह की बातें की जा रही हैं और बर्दाश्त हो रही हैं, टीवी पे चल रही हैं। और आइंदा से थोड़ा सा शुक्र है जिसको भी ये अक्ल आ रही है कि कहने दो यार, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये सेफ्टी वॉल्व है, निकल रहा है। मैं तो समझता हूँ वो इसलिए भी है कि इसके अंदर इनके अंदर जो अपने तजादात हैं, ये कोई नजरियाती मामला नहीं है का जो है, ज्यादातर जो है इनके अंदर। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, तो ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये भुट्टो साहब नहीं ये इसको लीड कर रहे,
या खुदा ना खास्ता वो जो मुजीबुर रहमान साहब, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं थे, इन्होंने मनी ट्रेलें देनी हैं, इनके ऊपर बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। उस तरह मरियम बिलावल साहब का भी है कि वो गवर्नमेंट नहीं सिंध की छोड़ना चाह रहे, और वो एक दरमियान में से देखें हल्की सी बातचीत तो नरम रवैया भी कर लिया। उस तरह और बेताशत ज़्यादा नज़र आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वहाँ वाक़या हुआ कि अख्तर मेंगल साहब ने इशू बना लिया कि जनाब ये जो है ना जहरी साहब, सनाउल्लाह जहरी, इनको टेबल पे ये नहीं स्टेज पे आने देंगे। वो इशू बन गया। आखिर में नवाज शरीफ साहब ने जहरी साहब को नहीं बैठने दिया। अब वो चीफ ऑफ जलावान है, वहाँ पे उनके सारे सरदार, ट्राइब बहुत बड़ा ट्राइब है, वो कह रहे हैं कि बड़ी बेइज्जती होगी नवाब साहब की, उनको नवाब कहा जाता है। तो अब उसका बैकग्राउंड था कि मरियम बीबी ने अपनी तकरीर में ये तजाद था उनकी, कहा कि जी यहाँ पे देखे ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिराई गई, इस्टेब्लिशमेंट को वो कह रही थी। अब वो ये भूल गई कि गिराई किसने थी, वो सनाउल्लाह जहरी की गवर्नमेंट। उसके अंदर जो रेजोल्यूशन दिया गया था नो कॉन्फिडेंस का मोशन का, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, अख्तर मेंगल साहब भी थे जो स्टेज पे बैठे हुए हैं। सो स्टेज पे बैठे इन सबके अंदर तजाद आते हैं। अंदर से अख्तर मेंगल और डॉक्टर मालिक साहब की मुखालफत है बलूचिस्तान में, इस तरह महमूद खान अचकज़ई और फजल रहमान की आपस में सियासी मुखालफत है, इलेक्टोरल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये सबके अंदर के वहाँ पे इस तरह के तजादात हैं कि ये अगर ये बर्दाश्त किए जाएं तो वो जो अंग्रेजी में कहते हैं दिस टू शेल पास, सारा ये गुजर भी जाएगा, ये गुजर सकता है। तो ये भी एक एंगल है। अब बाकी क्लास साहब से पूछिए, मैंने हर सवाल ये पोजीशन लेते हैं, मैं इनको और इनको दोनों बता देता हूं। ये इनकी अच्छी याद है या बुरी बात है, ये पोजीशन लेते हैं, तो मैं देखता हूँ किधर लेते हैं। एक तरफ जो भी पूरा एक्सप्लेन किया आमिर साहब ने, पूरी वो सिचुएशन है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही कहती है कि रियासत जो है अब कोई अमली इकदाम करेगी जो खिलाफ बातें हो रही हैं, तो क्या होगा? जो हर सवाल ज़द आम है कि व्हाट नेक्स्ट। रियासत अमली इकदाम लेगी तो इमरान खान साहब के अगर वीडियोज़ उठा के देख लें तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तनकीद वो पाकिस्तान की आर्मी पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे, इदारों पे बहुत ज़्यादा सख्त वो तनकीद करते हैं इसमें। लिहाजा इमरान खान साहब के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड होता है ना बंदे के पास, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो नहीं है, क्योंकि अंदर से बंदे को पता होता है कि ये वही बातें कर रहे हैं जो मैं करता था। सो वो अलाइनमेंट तकरीबन 19-20 होते हैं। अगर मेरी और आमिर साहब की कहीं ना कहीं पे अलाइनमेंट एक है तो मैं वक्ती तौर पर कह भी दूंगा, अगर मुंह से नहीं आमिर साहब गलत कह रहे हैं, तो मुझे अंदर से तो पता है कि जब इनकी जगह पे मैं था तो मैं यही कहता। तो खान साहब जो हैं इनसे ज़्यादा सख्त उन्होंने तकरीरें की हैं। अभी इनकी कुछ ये चल तो जाती हैं, तो खान साहब की शायद चल भी नहीं सकती थी, मेरा ख्याल है कि वो टीवी पे दिखाई जाती, इतनी ज़्यादा उनके सख्त, उनके वीडियोस, उनके अब क्या मैं बताऊँ, और बहुत कुछ बताया है। 71 पे ही 71 वाला देख लें, उनका नैरेटिव जो है वो बड़ा इंतहाई मेरा ख्याल है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा डेंजरस भी था, ज़्यादा उनके लिए मुश्किल भी था, हसास भी था। अगर उनको उठा के लेकर उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया तो मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर टॉलरेंस आ चुकी है। आमिर साहब जो बात कह रहे हैं ना कि आप वो कहते हैं ठीक है बात करने दें, अगर इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, इससे पहले मजबूरी से चलो जैसे भी वो क्या कि दुनिया में तब्दीलियां आमिर भाई ये मजबूरी से आती होती हैं, खुशी से कोई नहीं आने देता होता, इट्स अंडरस्टैंडेबल। अब जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बचा देंगे आपकी, उन्होंने फौज को कहा था, उनको भी उन्होंने डिजेस्ट किया, ठीक है कि कुछ अरसे के लिए ईंटों का ट्रक लेने के लिए दुबई गए, वापस आ गए, वो अपनी जगह पे। नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी बहुत ज्यादा कारगिल पे, जर्नलों पे, जनरल मुशर्रफ पे इससे ज्यादा गुफ्तगू करते थे। अब ये फर्क क्या पड़ रहा है इसमें, थोड़ा सा जो फर्क है, अब सिटिंग ये जो जनरल्स हैं उन पे बात हो रही है जो कि ऑफ कोर्स पहले नहीं हुई थी, ये फर्स्ट टाइम हो रही है। सो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक भी है, थोड़े से लोग हैरान भी हैं कि ये क्यों हो रहा है। मेरी इस पे परेशान भी है, उस पर परेशान भी हैं, झाड़ू वाली बातें भी हो रही हैं, डराया भी जा रहे लोगों के। मेरी इस पे थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है, मैं पहले भी शायद इस पे बात की, लेकिन इसको दोबारा एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक जो फेयर होता है ना यूनिफॉर्म का, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का, वो अंधेरे में रह के होता है। अब जब तक अंधेरे में है, सामने नहीं आते ये लोगों पे इमेज रहता है कि पता नहीं यार ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं। एक थोड़ी सी मिस्ट्री होती है कि एक मतलब है उसमें बड़े किरदारों में मिस्ट्री होती है। आप अगर उससे मिस्ट्री का पर्दा हटा देंगे तो लोगों के लिए फिर आप एक नॉर्मल से इंसान हैं, न्यू नहीं होगा, बिल्कुल उन्हीं की तरह के है ना, हमारी तरह के इंसान है ना। फिर आपको फील होता है यार इनसे गप भी लग सकती है, जुगत भी लग सकती है, इनके साथ चाय भी पी जा सकती है, इनके साथ गॉसिप्स भी हो सकती हैं, इनसे कोई फायदे भी लिए जा सकते हैं, जवाब दिए भी जाते, फिर तो इस तरह की यारी दोस्ती शुरू हो जाती है ना। तो फिर यारी दोस्ती में नाराजगी होती है, फिर हिट करना भी शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर, हम यार दोस्त भी करते हैं। इस मसले में वही कुछ हुआ है बड़ी मादरत के साथ। जब आपने खुद उनसे मुलाकातें करना शुरू कर दी, उनको इन्वाइट करना शुरू कर दिया, उनको डिनर खिलाने शुरू कर दिए, उनके साथ 4-4 घंटे जुबैर न साहब को बुला लिया, जुबैर के साथ 7 घंटे मुलाकातें हुई हैं, 7 घंटे की मुलाकातें, दोनों मुलाकातें जनाब यार, दोनों मुलाकातें। जब 7 घंटे जुबैर साहब के पास बैठेंगे
तो जुबैर साहब का फिर कॉन्फिडेंस लेवल तो किसी और साइड पे जाएगा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो आज बात कह रहे थे कि जनाब कि आप जो है सेलेक्टर्स के बगैर नहीं चल सकते, जब तक आपको पीछे से चाबी ना दें और हमें टाइट ना करें तो आप तो यहाँ पे ला नहीं पास करवा सकते। जिस पे किसी ने आवाज़ दी कि जनाब आप थाने गए थे, आप थाने से हो आए, तो उन्होंने कहा आप लोग भी थाने में, आपको भी बुलाया गया था, हमें भी बुलाया गया था। खाने भी बात हो रही थी, वो जो दावत दी गई थी इसके लिए, उनका हमें भी गया था, मगर आप खाने वालों के ज्यादा साथ हैं। ये साथ हैं। तो उन्होंने ये कहा, तो अब उसको पब्लिक के लिए जो गुफ्तगू हुई है, अब ये लोग अगर आर्मी, पहले तो इनको इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। हमेशा हमारी पोजीशन है, ये नहीं हम आज कह रहे हैं कि आप उसमें रहें। अगर कोई आपके कंसर्न्स हैं, कोई हैं भी सही, तो आप पीछे बिहाइंड द कैमरा जाएं, जाके बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, यानी कि लीडरशिप को आप उसके किसी और मैसेंजर के जरिए। अब मौलाना फजल रहमान साहब को घर बुला के आर्मी चीफ मतलब खाना खिलाएगा, तो मौलाना साहब तो फिर उसके बाद ही इज एट द मून। वो फिर वो ऑपरेटिव छोटे, फिर उस पर मेजर लेवल पे, तो फिर ब्रिगेडियर लेवल पे तो उन्होंने हैंडल नहीं होना। बार तो आपने खुद बढ़ा दिया ना, आपने बार खुद बढ़ा दिया। अगर DGIS सही, फिर उसके बाद वो डायरेक्ट उनसे मुलाकातें हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, आर्मी चीफ की शुरू हो जाएंगी, उससे शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब से, या उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब से, एहसन इकबाल साहब से, तो उसके बाद तो वो जो मिस्ट्री है, जो पावर है, जो क्लाउड आप एंजॉय करते हैं कंट्री लाइक पाकिस्तान, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर आपने झाका, चलो हम पंजाबी में कहते हैं झाका, तो झाका तो आपने खुद उतार दिया है। फिर तो गप्पे शप्पे जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें स्नैक्स वगैरह खाए गए, 3-3.5 घंटे तो यही मतलब गपशप हो, एक दूसरे को ताने देते रहे हैं कि उसने बिलावल ने आके 71 की बात की कि 71 में ये हुआ तो बलूचिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ताने दिए कि भाई साहब आप अपना बता दें कि आप जो है, आप उस वक्त आगे जरदारी को कहते थे घसीटूंगा, तो मैंने कहा था आपको घसीटें। और साथ मैंने बिलावल साहब को कहा कि ये तो आपको अब्बा हजूर को घसीटने की बातें करते थे। या इमरान खान साहब के बारे में बात हुई कि जनाब उनकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो माजी में कहते थे। जब आपका चीफ इतना डायरेक्ट होगा, इतनी इंटरेक्शन करेगा, इतना अपने आप को एक्सपोज करेगा, उस कदर ये गुफ्तगू होनी बड़ी नेचुरल थी। मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं है। अगर मुझसे आप पूछें, आपको इस लेवल पे मेरा ख्याल नहीं आना चाहिए था, नहीं ऑपरेट करना चाहिए था, हैंडल नहीं करनी चाहिए थी ये बात। मतलब ख्वाजा आसिफ का फ़ोन आना, ये बात पब्लिक होना कि ही कॉल्ड आर्मी चीफ के कि मैं हार रहा हूं तो मुझे जितवाएं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल इमरान खान साहब बड़े सीरियसली उनसे नाखुश हैं। सो आपको इनका मैक्सिमम लेवल में अपने तमाम सियासतदान भाइयों से कह रहा हूं, आप लोग मिलते हैं, आपकी औकात इतनी थी, हम तो हमेशा से खिलाफ रहे हैं कि मत मिला करें, आपको नहीं मिलने चाहिए इस तरह की चीज़ें। इनका इससे ब्रिगेडियर से बहुत बड़ी बात होती है। जनरल मुशर्रफ दौर में कौन हैंडल करता था ISI में? एक डिप्टी वहाँ पे ये DGIS अकरम साहब थे, जनरल मेजर अकरम, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब क्यू लीग बनाई गई थी, उन्होंने डिप्टी उसके DGIS के जरिए उन्होंने हैंडल किया सारी चीज़ें। हैंडलिंग जब DGIS खुद करना शुरू करेंगे, जब आर्मी चीफ खुद करना शुरू करेंगे, तो जनाब ये तनकीद भी आनी थी। फिर उनके लिए यू आर जेट अनदर एक पार्लियामेंटेरियन जिसमें तनकीद भी हो सकती है, जिसका डील भी हो सकती है, जिसके साथ गुफ्तगू भी हो सकती है। तो ये मेरा ये ख्याल है, जो कुछ हो रहा है थोड़ा सा हल्का सा उन्हें थोड़ी सी लेनी चाहिए कि यार। इसी पे मजीद आगे और भी बात करेंगे। खैर मेंगल साहब ने जो है वो PDM जलसे से कबल इंतजामिया क्या धमकी दिया, उस पर भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, ये सब तो हुआ, लेकिन इससे लेसन क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। बात यह है कि इसमें से सारे ना सबक सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें। पहली बात तो ये है कि क्लास साहब ने जो बात की ना एस्टेब्लिशमेंट के लेसन टू बी लर्न, वो ये है कि वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। तो इनका जो है ना ये पॉलिसी जो बन गई है कि मसल आपने इस्तेमाल भी करना है मगर मसल दिखाना भी है, ये पॉलिसी बनी है ना, ये अदालतों को तो सूट करती है, ये एजेंसियों को नहीं सूट करती। तो खुदा के लिए ये बॉर्डर के उस पार ही इतनी मुश्किलात आ रही हैं, इंडिया के साथ हमारी खुदा न खास्ता जंग हो सकती है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये अंदरूनी ज़रा हमारी जान छोड़ें। और ये ओवर रीच जो हो गई हुई थी ना, ये मसल दिखाने वाली के बताना भी है कि हमने ये किया, ये इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे जिस तरह कराची वाला वाक़या, आई एम श्योर कि आर्मी चीफ साहब ने जो है उसके ऊपर जो इंक्वायरी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो बड़े भोंडे तरीके से हुआ और वो बहुत गलत हुआ है। मगर आपने गौर किया कि उससे पीछे हट रहे हैं कि मरियम बीबी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि कल का उनका बयान था
कि ये आर्मी चीफ को बिलावल साहब पीपल्स पार्टी जो कह रही है आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रही है कि इंक्वायरी करवाएं, और वो कह रही थी नहीं सिंध गवर्नमेंट को करने चाहिए, क्योंकि डर ये है कि आगे मैंने जिस तरह कहा था कि सफदर साहब जो है ना 4 नवंबर को उनकी वैसे भी वो टाइम अदालत का ख़त्म है, अगर उन्होंने एक्सटेंशन ना ली तो वो गिरफ्तार इन केस हो सकते हैं, मगर इसमें वो मिलिट्री पीनल कोड में कोर्ट मार्शल का उनको खतरा है, तो ये अब डर उनको लगने लग पड़ा है। बाकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है कि इसको चीज़ों को थोड़ा सा ना पीछे हटने की ज़रूरत है ये सियासी मामला से, वरना उसका नुकसान ये हो जाता है, तो वो उनके लिए लेसन्स हैं। बाकी इमरान खान साहब के लिए पीटीआई के लिए लेसन ये है कि भाई साहब ये फॉर ग्रांटेड जो रह रहे थे 2 साल गुजर गए हैं, आप डिलीवर करना शुरू करें और एक बड़ा सा मैसेज दें, एक पूरा पैकेज लेके आए। सुन रहे हैं कि जी कैबिनेट में तब्दीलियां आ रही हैं, मगर वो तो 1.5 साल 2 साल से सुन रहे हैं। अब कर दें, अब अभी जो है ना खुदा के लिए कुलाड़ा मारें, आधी कैबिनेट फारिग करें अपनी, और जो है आधे ब्यूरोक्रेट फॉर्म करें, उसका भी सुन रहे हैं कि बन गई हैं लिस्टें और ये हो गया वो हो गया, 500 अफसर को रिटायर किया जा रहा है, जो भी करना है करें ताकि लोगों को अच्छे तरीके से करें कि नजर आए कि ये किया जा रहा है। और साथ में महंगाई का हम तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दें महंगाई की, अगर इमरजेंसी महंगाई की लगाई जाए तो ये कल परसों प्रोग्राम में हम तजवीज़ भी देते हैं, हम ये नहीं कि सिर्फ तनकीद करते हैं कि की जा सकती है, हमारे इंडिया ने की है, बाकियों ने भी की है, इमरजेंसी लगा दें तो यकीन करें ये वाली सारी चीज़ें महंगाई नीचे आ सकती है। ये सिर्फ ये पुलिस के छापों से चोर बाजारी कंट्रोल करने से नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स टू बी मैनेज्ड, तो वो भी हो सकती है। तो पीटीआई को डिलीवर करना पड़ेगा गवर्नेंस पे भी और महंगाई पे भी, वरना टाइम नहीं है। नवाज शरीफ को भी टाइम गुजर गया था, धरनों के बाद उनको टाइम नहीं मिला, तो वक्त ये जो ना क्लॉक वो टिक 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 कर रहा है, चल रही है, ये चल रही है क्लॉक। तो खुदा के लिए टिक 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 किसी वक्त भी जो है वो फिल्मों में नहीं जो यूं करता, वो यूं करके रुक जाती है, फिर आपको गिले शिकवे रहते हो मैं ये कर लेता वो कर लेता, ये सदा टाइम किसी को नहीं मिलता। और इस रफ्तार पे जो इनकी पस्ती जा रही है ना, इसके अंदर उस बात का पूरा खतरा है। अब सारे ही कह रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है की होगा, तो ये बात जो है ना बशीरत तक ही रहने दें, मुख्तारी की तरफ ना जाएं। पहली बात लेसन्स टू बी फाइनली क्विकली अपोजिशन के लिए भी ये है कि ठीक है, समझ आती है नवाज शरीफ और मरियम का कि डेस्परेशन में है, उनका जाती करियर और जायदादें दांव पे लगी हुई हैं। बाकी मुस्लिम लीग के लिए जो है बहरहाल जो है पाकिस्तान फौज के मतलब जिस तरह की बातें की जा रही है और क़यादत के मतलब जो हैं काफ़ी सारे जो मेन स्ट्रीम हैं बहरहाल वो कंजर्वेटिव हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनमें से काफ़ी लोग फ़िक्रमंद हैं इस चीज़ पे कि जब ये टाइम आ जाए कि इदारों के ऊपर इस तरह के अटैक किए जा रहे हों तो ये चंद हाथों में नहीं दिया, ये परवेज शीर साहब पे मरियम और नवाज शरीफ पे नहीं छोड़ा जा सकता, बाकी लोग भी हैं। अब खयाज साहब की भी समझ आने लग पड़ी, आज जो बड़े अरसे बाद बोले हैं कि उनका भी वो नैप वाली लिस्ट के अंदर नाम आ गया, उनको नज़र आ रहा है कि मैं आगे किधर जा रहा हूँ, तो वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो जिन्होंने मनी ट्रेलर नहीं दिए उनका वो है, इसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि उनका भी जो है ना मेन स्ट्रीम पार्टी जब अब होते हैं और आपको जब ये उम्मीद हो कि हम दोबारा भी बिलावल साहब यंग हैं, कल को प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इत्तेदाल बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो लेसन्स टू बी लर्न फॉर एवरीबडी, मगर जिसकी मर्जी है कुछ लर्न जो सीखे वो सीखे, जो ना सीखे वो ना सीखे। क्लास साहब अभी आमिर साहब ने बात की है कि मरियम नवाज दी है कि सिंध पुलिस को तहकीकात करवाने चाहिए। बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ साहब को, 2 कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं, बिलावल साहब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, उनका जो एक टोन थी वो भी सब चेंज हो गया। बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पर बात करता हूँ कि बिलावल साहब की जो टोन चेंज हो रही है उसका उसमें नवाज शरीफ साहब के भी फ़ायदे हैं उसमें बहुत सारे, मैं इस पर करता हूँ। आमिर साहब ने भी बात की ना कि इमरान खान साहब को डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल, एक तो उनको स्पीच राइटर चेंज करना चाहिए पहले, क्योंकि उनके पास हर मसला का एक ही हल है कि जब कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो स्पेशल असिस्टेंट, एक नया स्पेशल असिस्टेंट। अब 1 दर्जन तो हो चुके हैं। अब स्पेशल असिस्टेंट की तादाद जो है ना, उनकी मुशीरों की, स्पेशल असिस्टेंट की, कुछ और भी होंगे, वो कैबिनेट के असल वजीरों से मेरा ख्याल आगे निकल गई है। वो 20 अगर वो असली हैं तो 30 वो हैं, तो वो अच्छी खासी उनके पास। आपने आज जो मशवरे दिए हैं ना महंगाई के लिए, एक इस पे स्पेशल असिस्टेंट को एक और भर्ती कर लेंगे ज़रा, और मीडिया हैंडल करने के लिए 10-15 लोग हैं। और मुझे कोई बता रहा था उनकी टीम में से कि सबसे वो उस पर नामुतमैन है, किसी से खुश नहीं है। वो बेचारे सारा दिन लाड़ के लोगों से गालियाँ दें, गालियाँ कहें। खान साहब अभी भी मुतमैन नहीं है, जो मेरी अंदर की खबर है। अभी भी अपने एडवाइजर्स को कह रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ, वजीर हूँ, कि जनाब आप जरा ढीले जा रहे हैं। अभी ट्विटर, बिल्कुल अभी आपका ट्विटर पे वो बात नजर नहीं आ रही। मैं कि बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या रह गया, जो बाकी अभी कोई बात रह गई है जो आपके एडवाइजर्स ने, वजीरों ने नहीं की। बहरहाल
उसके बाद नई इंडक्शन भी कर दिया उन्होंने। अब उनके कर्तव्य आप आने वाले दिनों में देखेगा कि कैसे वो करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कैबिनेट में जो कुछ करना है, ये क्या करेंगे कैबिनेट में? आमिर साहब हर दफा आप कहते हैं वो करते क्या है? वो एक है ना पुराना, उसका आपको याद होगा, फौजी लतीफ़ है, वर्ल्ड वार सेकंड या ये फर्स्ट का, कि हर 6 महीने बाद वो फौजी को कहते थे अपने बूट और अपनी वर्दी एक दूसरे के साथ बदल लो भाई, ताकि आपको चेंज फील होनी चाहिए। अब तक तो खान साहब वही कर रहे हैं 2-2.5 सालों से। एक दूसरे की वजारत, एक वजारत में नाकाम है उसको पकड़ के दूसरी में कि जनाब तू यहाँ पे बेहतर कर लेगा। आपकी दफा भी वही कुछ होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2-4 ही वोट हैं जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चल रही है। मेंगल साहब निकल गए हैं, बाकी उनके लाइज उनसे कुछ नहीं है, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस आके उस पे नहीं रहे। अब आते हैं जो आपने उस पर बात की है उनके बिलावल साहब की, ये चीज इन नवाज शरीफ साहब को सूट करती है, आइडियली सूट करती है कि बिलावल साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और नेक्स्ट टर्म के लिए कोई पीपल्स पार्टी अगर उनको लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं हो सकती। ये सेम सिचुएशन है जो उस वक्त आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के साथ हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की। उनको पता था कि जनरल मुशर्रफ के साथ में नहीं चल सकता, इट्स ए पर्सनल। मियाँ साहब को बिल्कुल पता था, लिहाजा उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, फेवर्स लेने के लिए ब्रिगेडियर नियाज के जरिए मिन्नत तरला ये करके फेवर्स ले लेते थे, लेकिन वो डील नहीं करते थे, क्योंकि डील मिलनी नहीं थी, हो नहीं सकती थी। वो कहते ना एक ही बंदा रह सकता है, या मुशर्रफ साहब रहते या नवाज शरीफ साहब रहते। सो ही अंडरस्टूड दैट। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को एनकरेज किया। मैं लंदन में था उन्हीं दिनों में, मुझे याद है अच्छे तरीके से। उन्होंने बेनजीर भुट्टो को एनकरेज किया, उनके साथ उन्होंने आपको याद होगा चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और लोग हम उनको बताते थे सारे जी बेनजीर भुट्टो तो वहाँ पे ये मुलाकातें कर रही हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ से। हमारे सामने थोड़ी सी अदाकारी कर लेते थे, देखें जी नहीं करना चाहिए, देखो ना तुसी ना इस तरह नहीं होना चाहिए, सांडल मुआहदा किया हुआ है इन्होंने, देखो ना जी कि ये तो गलत गल है। लेकिन उन्होंने बेनजीर भुट्टो को कभी ओपनली चैलेंज करना फ्रंट नहीं किया, कभी मुआहदा खत्म करने की कोशिश नहीं की। रीजन उन्हें यह पता था कि बेनजीर भुट्टो अगर वापस जाती है तो मेरा रास्ता खुलेगा, ये ज़हन में रखेगा। और इसीलिए बेनजीर भुट्टो ने आते पहले क्या बयान दिया था कि नवाज शरीफ साहब की वापस आना चाहिए। उनके तो खैर इमरान खान साहब भी कहते थे नवाज शरीफ को आना चाहिए। सो उनका रास्ता कैसे खुला था इन नवाज शरीफ साहब का, और जनरल मुशर्रफ कैसे वीक हुए थे पीपल्स पार्टी के अंदर आने से, और वही कुछ हुआ। बेनजीर भुट्टो वापस आई जो उन्होंने नहीं आना था डील के तहत, और साथ में नवाज शरीफ साहब को सऊदीज ने कहा मुशर्रफ को भी आने दें, बेनजीर भी कह रही थी कि इनको आने दें, आ गए। बेनजीर ने नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया था कि आप आए, फोन कॉल करके कि आप प्लीज आए, कन्विंस किया था। वो अंदर से पहले ही कन्विंस थे, आप सही कह रहे हैं, मिले हुए थे, पर वो उनकी कॉल भी मैटर कर, मिले हुए थे। उन्हें पता था कि मुशर्रफ आप इसके बाद वर्दी उतार दिए, मुशर्रफ ने ही इज नो मोर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, और वही कुछ हुआ। इमरान खान साहब एपीटीएम जो है बाइकआउट करके बैठी हुई थी, वो बाइकआउट बाहर ही रह गए उसी वक्त। अच्छा साहब गालियां देते थे, मैं उसका गवाह हूं, पंजाबियों को देते थे, पंजाब को देते थे, नवाज शरीफ को देते थे कि देखो हमारे साथ धोखा किया है, पंजाबी करते क्या है, या मैं इसका गवाह हूं। इमरान खान भी बड़े गुस्से में रहते थे, अभी भी कहते हैं कि दफा कि उस वक्त भी धोखा किया था कि 2008 के इलेक्शन में जो उसके एपीटीएम का हिस्सा थे नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इसके जनरल मुशर्रफ के नीचे। उसमें एचएसआई साहब थे, इमरान खान साहब थे, और बाकी उसमें मजहबी ग्रुप थे, और नवाज शरीफ साहब ने उनको इलेक्शन से बाहर करवा दिया, खुद इलेक्शन लड़ लिया। खैर अब क्या हो रहा है, बात जरा थोड़ी सी लंबी हो गई, बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी था। अब इनको पता है नवाज शरीफ साहब को कि मौजूदा जो हमारे उन्होंने ट्राई मारी थी जुबैर साहब वाली थी, 7 घंटे की मुलाकात में से कुछ नहीं निकला कर। उन्हें यह फील हुआ कि अब वो कहता है कांट डू बिजनेस, गॉडफादर की लाइन है ना कि उनका ये है कि आई कैन डू बिजनेस विद अ रीजनेबल मैन, हो सकती है गुफ्तगू कि आप लॉजिक का रीजन कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब भी किसी न किसी स्टेज पे ये पहुंचे हैं कि अब जो मौजूदा ट्रैक है इसके साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, मुझे मजीद फेवर्स नहीं मिल सकती, मैं वापस नहीं आ सकता, मेरी पार्टी नहीं आ सकती। सो कोई नया सेटअप आएगा, नए लोग आएंगे, नई हुकूमत आएगी, मेरा चांस बनेगा उसी तरीके का जैसे बेनजीर भुट्टो वाले दौर में बनेगा। सो ये एनकरेज करेंगे, ये उसको बिलावल को भी एनकरेज करेंगे, पीपल्स पार्टी को भी करेंगे, और ये कहेंगे हम यहाँ से दबाव बढ़ाते हैं लंदन से ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पे, आपको वो सॉफ्ट कॉर्नर देंगे ये कहते हुए कि आपके स्टेक्स हैं यहाँ पे, लिहाजा आपको कोई डील मिल सकती है, आपके फ्यूचर के लिए कोई नए इलेक्शंस होते हैं, आपके साथ वो एस्टैब्लिशमेंट समझते नहीं, बिलावल को चांस देते हैं, आपने नवाज शरीफ को दे लिया, या बेनजीर भुट्टो ने ले लिया, इमरान खान ने ले लिया, नेक्स्ट चले एक काम करते हैं इसमें बिलावल को दे के देखते हैं। सो नवाज शरीफ ये माइट भी है उसको हैप्पियर मैन कि अगर बिलावल के साथ एस्टैब्लिशमेंट की डील होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसे फिक्स होगी। ये मैं अनार्किस्ट की ये क्लास साहब कह रहे हैं उनको समाप्त करते हुए, अनार्किस्ट की जो पुरानी वारदात थी कि आप जो है ना इतना डिसऑर्डर क्रिएट कर दें कि मौजूदा जो सेटअप है ना, इसको मकसद है उसको गिराना, इतना केओस क्रिएट कर दें, डिसऑर्डर क्रिएट कर दें कि उसमें से जो ऑर्डर निकलेगा ना उसके अंदर हमारा चांस है। ये पुरानी वारदात है। तो उनका फिलहाल टारगेट ये है कि इस ऑर्डर को, इमरान खान नहीं सिर्फ, इस ऑर्डर को इतना केओस क्रिएट कर दिया जाए, इतना गन डाल दिया जाए कि ये गिर पड़े, ये गिरा तो इनको इसको ढाना है।
उसके बाद जो भी कुछ निकलेगा उसमें हमारा भला है, इधर भला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम में नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कोरोना के दौरान जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क से जो फंड्स जमा किए गए थे वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। क्या स्टोरी आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, काफी फंड्स इकट्ठे किए गए थे जब कोरोना पीक पर था, खबर सामने ही आई है कि वो फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हुए। जी बिल्कुल, उस पर बात करता हूँ, मगर मैं एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक जो इशू था, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो ये कहा है ना जुमला, ये बल्कि दिखवा दें मेरा ख्याल या जो है उस पर ये वाला उसका जो था ना कि पाकिस्तान, यहाँ के पश्तून और अफगानिस्तान के पश्तून मिल के इस बाढ़ को वरना उखाड़ के फेंक देंगे। वो बड़ी अब एक शरारत है। शरारत ये है कि अचकज़ई साहब का मैं बड़ा एक ज़माने में बड़ा एहतराम करता था, अभी भी करता हूँ। इजाज़त प्ले करवा दूं वीडियो? मेरा ख्याल रहने दो, कल उस पर तफसीलन बात करेंगे कि वो इसलिए ये ख़तरनाक शरारत है कि जब वो इस्लामाबाद में आते हैं ना या उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे होती है तो उनसे बड़ा डेमोक्रेट और पाकिस्तानियत की बात करना शुरू कर देते हैं। जो ही वो क्योंकि गवर्नमेंट से टोटली आउट हैं, यहाँ से भी आउट है, वहाँ से भी आउट है, नवाज शरीफ भी गवर्नमेंट में नहीं है, वरना वो पीपल्स पार्टी के साथ भी फिट इन हो जाते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी फिट इन हो जाते हैं। तो अब वो फिर जो है ना इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर वो है कि ये बाढ़ जो लगवाई गई थी इसके पीछे उस वक्त तकरीबन मुतफ़क्का वो बात थी, उस वक्त इन्होंने कभी इसकी अपोज नहीं किया था। जो है ना ये देखते हैं जब कब इसको अपोज करना है, ये जब लगाई है, क्योंकि वहाँ पे एक तो टेररिज्म आ रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था, दूसरा ये है कि वहाँ से स्मगलिंग, ये जो है प्रॉब्लम ये है कि इनका अपना ट्राइब जो है माशाल्लाह जो है ना बॉर्डर के उस एरिया में जो इधर उधर रहते हैं, ये स्मगलिंग की बेताशा हो रही थी। तो वो स्मगलर्स का भी रूट बन गया है, टेररिस्ट का भी रूट बन गया, रुक गया है, और फ्यूचर में जो है ना मौलाना साहब के तालिबान का आना जाना भी जो है ना वो भी हो गया है, और वो एक उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो काफ़ी सारे वहाँ की पावर लॉबीज हैं जिनको ये खतर वो भी बात भी है। साथ में ऑफ कोर्स वहाँ पे डेमोक्रेसी का भी एक वो है कि वहाँ से जब वो पश्तून यहाँ पे आते हैं तो वो काफ़ी सारे अफगानी यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं और वो फिर वो महमूद खान अचकज़ई साहब को वोट मिलते हैं। अभी ये टोटली पॉलिटिक्स से आउट हो गए हैं, इस दफ़ा हार गए हैं। हारने की वजह ये थी कि जो परफॉर्मेंस रही थे इनके ऊपर काफ़ी सवालात थे, काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात थे इनके और इनके ख़ानदान पे कि जिस तरह के किया हुआ, तो वो इनका एक फैक्टर आ जाता है। मैं क्विकली ये कोरोना वाली सिर्फ ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं चाहूँगा क्लास साहब अचकज़ई वाली भी बात कर लें। ये बिल्कुल वो गवर्नमेंट ने ज़्यादती ये की कि कोरोना के ऊपर जो है ना आवाम से जब आप मांगते हैं 4 अरब रुपया, बहुत बड़ी रकम 4.5 अरब रुपया लोगों ने एहतियात में दी, वो सुबह को ट्रांसफर ही नहीं की है। तो आप आवाम से नेक्स्ट टाइम ताकि गवर्नमेंट पे एतबार रहे, जब आप कोई पैसे कलेक्ट करें तो वो सूबों को जिसके लिए कलेक्ट किए गए हैं उन सूबों को उनका हक होता है, देना चाहिए। क्लास साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन खान अचकज़ई साहब? 2-4 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं थोड़ा, जैसे आमिर ने कहा, मैं खुद भी इनका बड़ा एडमायर रहा हूँ, पास्ट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि कौमी असम्बली की इनकी तकरीरें कहेंगे तो कल इमरान मगराना को कहूँगा, बड़ा अच्छा रिपोर्टर है, कौमी असम्बली की वो आपको ना निकाल के ले आएंगे कि माजी में ये कहते थे कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, नंबर 1, उनके सॉवरेनिटी की उनकी हमें इज्जत कदर करने के चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पे इल्ज़ाम लगता था ये क्रॉस बॉर्डर जहाँ से लोग जाते हैं उसमें पाकिस्तानी जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, पख्तून जाते हैं और जाकर लड़ते हैं वहाँ पे। ये सबसे बड़ा स्टैंड था इनका कि इस वक्त आपको नहीं भेजने चाहिए बंदे और फ्री मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, जैसे आमिर ने कहा। अब यकदम आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि यहाँ के पख्तून या अखवान जो है ना डिवाइडेड हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि हमारी उधर जमीनें हैं, इधर भी हैं, तो हमें रोजाना आना जाना होता है, लिहाजा बॉर्डर शार्डर नहीं होना चाहिए। दुनिया में कौन सी यहाँ पे नेशन है, एक नेशन बताएं, 2-4 शायद हूँ जो डिवाइडेड नहीं है। ये पंजाब में पंजाबी डिवाइडेड नहीं है, उधर का इंडियन पंजाब में अलहदा है, आपका यहाँ पे अलहदा है। अच्छा, आपके उस अफगानिस्तान में ताजिक ये डिवाइडेड नहीं है, ताजिकिस्तान में भी हैं, आपके वहाँ पे भी हैं। आपके उज़्बेक डिवाइडेड नहीं है, आपके वहाँ पे हज़ारा वगैरह के शिया जो हैं ईरान के साथ, वो डिवाइडेड नहीं है। या मतलब बंगाल को देखने चलें, एक बांग्लादेश के पास ईरान में बलोच हमारे साथ पाकिस्तान में वो डिवाइडेड है। ये ज्यादा मिसाल क्लोज मिलती है आपको, वहां पे मिलती है। बंगाल आपका डिवाइडेड है। आपके कुर्द देखने चले, कुर्द चले जाएं इराक, आपके उसमें इराक, तुर्की और उन दोनों के दरमियान वहां डिवाइडेड है, अलहदा है वो।
सो कहने का मतलब ये सिर्फ ये कह देना कि पख्तून यहाँ पे डिवाइडेड है और उनकी जमीन है लिहाजा फ्री फॉर ऑल होना। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पासपोर्ट लेकर नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा डेंजरस आप कंसेप्ट दे रहे हैं, ये अफगानिस्तान के लिए डेंजरस है। जिसका पाकिस्तान की जो डिवीजनें हैं ये पंजाब के साथ ये 70 साल पहले हैं। ये जो अफगानिस्तान के साथ डिवीजन जो इलाके 150 साल पुराने हैं। ये 1893 की हुई है। अच्छा, 1870। अब अचक ज़ई साहब को क्या करना चाहिए? बिल्कुल उनकी डिमांड ठीक है, अगर कुछ जेन्युइन किस्म के हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ के अगर पाकिस्तानी जो हमारे पख्तून भाई, इनकी जमीन अफगानिस्तान में कैसे हो सकती है? अगर उनका NSC यहाँ का है, रहते यहाँ के, नेशनल है। और जो बात मुझे समझ आ रही है, इसका मतलब ये जो वहां से अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं आपके पास, अचक ज़ई साहब ने आपको याद है बड़ा सारा स्कैंडल आया था, ब्लॉक किए गए थे उनके, बहुत सारों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए थे और उसमें नादरा का बड़ा रोला पड़ गया था। तो उनको बनवा के दे रहे थे, जिसपे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उनके साथ थे। तो बहुत सारे लोगों को मिल भी गए थे शनाख्ती कार्ड जिस पे रोले पड़ते हैं। आपको क्या डिमांड करनी चाहिए? आपको ये करनी चाहिए कि जनाब कि आपको यहाँ से चमन से या तोरखम से बड़ा लंबा रूट पड़ता है अफगानिस्तान जाने के लिए, आप वहाँ पे जो आपके करीबी एरियाज है वहाँ पे कौंसलेट कायम कर दें, वहाँ पे बॉर्डर पे कोई आप उनको ईज करें, आपकी जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस है इनको ईज करें, ताकि अगर वहां से अफगानिस्तान से कोई आना चाहता है, पाकिस्तान से कुछ जाना चाहता है तो अब अचक ज़ई साहब ये कह रहे हैं के लिए वैसे मेरा जो ख्याल है कि अगर स्कीम बन रही है, बनी नहीं है, कि वो जो बॉर्डर एरिया है उनके पास वो पास होता है आने जाने का, उनको ये इजाजत है भी है, नहीं है तो वो थिंकिंग है। नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन तो हो ना किसी बंदे की, मैं जा रहा हूँ, मैं उठूँ और मैं चला जाऊँ अफगानिस्तान, यहाँ से इधर से क्या कहने मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं कोई भी वहां पे गलत हरकत कर सकता हूं। सो आप अगर ये चाहते हैं कि किसी को रजिस्टर ना किया जाए, कोई आपके रिकॉर्ड में ना हो, जिसका दिल चाहे अफगानिस्तान जाए, अफगानिस्तान वाले का दिल चाहे वो यहाँ पे जाए, तो अफगानिस्तान को मेरा ख्याल सूट नहीं करेगी इस तरह की तजवीज के पाकिस्तान और उनके दरमियान कोई ऑफिशियल अरेंजमेंट्स नहीं होने चाहिए। सो अचक ज़ई साहब एक ऐड कर दूं लास्ट कि ये जो बॉर्डर की बाढ़ लगी थी ये नवाज शरीफ साहब के दौर में लगी थी, सारी लार्जली जो उनके दौर में लगी। उस वक्त ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी पार्टनर थे और यहाँ भी पार्टनर थे, उस वक्त नहीं बोले, अब बाढ़ के खिलाफ बोल रहे हैं। बनवाई इन्होंने भाई, खुद महमूद खान अचक ज़ई उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे। सर एक बड़ी गलती इनसे हुई है मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट से, जो उस वक्त इमरान खान साहब का एक जगह गुस्सा निकला, एक जगह मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का निकला है कि मौलाना फजल रहमान साहब और अचक ज़ई साहब को जो पार्लियामेंट से बाहर रखा गया या बाहर रह गए हैं, उसकी मेरा ख्याल है कास्ट बड़ी हैविली देनी पड़ रही है। अगर ये दोनों इसमें होते तो मेरा सिस्टम के इनके भी स्टेक्स होते, कुछ इनको भी थोड़ा सा हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलना चाहिए था, कि बाकी सबको मिला हुआ है, एक एक पार्टी ने लिया हुआ है, अब इनके भी साफ ज़ाहिर इनके ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल खर्चे हैं, इनका भी थोड़ा सा आके हिस्सा रखना चाहिए था। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ये जो उन्होंने बात की है ना कि हम सिर्फ पख्तून और अफगान डिवाइडेड है, हजूर पूरी दुनिया डिवाइडेड है, पंजाबी भी डिवाइडेड है, ताजिक भी है, उज़्बेक भी है, आपका शिया हज़ारा वाले भी हैं, ये बंगाली भी तो है, आपके कुर्द भी हैं, लंबी मैं उसमें लिस्ट बता सकता हूँ। सो ये कोई जवाब नहीं आपका ये कहना कि बॉर्डर भी नहीं होगा और यहाँ पे ऑलरेडी। अच्छा, अफगानिस्तान का क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? ये ऑफिशियल उनका है, उनकी पोजीशन है, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। वो जो सर ड्यूरेंट लाइन वहाँ बनाई थी कि हिंदुस्तान और उसके दरमियान अफगानिस्तान के दरमियान, तो वो तो यही थी कि जनाब कि ये यहाँ से आप आगे नहीं आ सकते। अफगानिस्तान इसको मानता नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर बाय द वे वहाँ पे वो कहते हैं पश्तूनों की बात ना करें, हम अफगान हैं, मतलब सारी कौमें वहाँ पे इकट्ठी हैं, तो वहाँ पे पहले पश्तूनों को राइट्स दिलवा लें, उनको गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन दिलवा दें, तो फिर हम पाकिस्तान के पश्तूनों की जो है ना, हम माशाल्लाह वो पावर लॉबी का हिस्सा है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में, पंजाबियों से भी ज़्यादा मेरा कोई उनके लिए बड़ी मोहब्बत है। मगर ये जो कस्म पुरसी वाला जो एलिमेंट है उनके, हाँ उनके सूबों के साथ वहाँ पे ये तालिबानाइजेशन और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बिल्कुल वो बात है। पर ये जो एक पेंट की जाती है ना पिक्चर के पख्तून बेचारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली नहीं है, जो है सिविल मिलिट्री में अपनी प्रोपोर्शन से ज़्यादा उनकी पावर लॉबीज़ के अंदर रेशियो है। सर अगर अफगानिस्तान भी नहीं मानेगा, पाकिस्तान भी नहीं मानेगा, तो फिर इस स्टांस का, इस बात का मकसद क्या होगा? मेरा ख्याल है दबाव डालना है वही वाला ये एस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये इलेक्शन आ रहा है, लिहाजा उनकी कमजोरियां क्या हैं एस्टेब्लिशमेंट की, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, अगर आप उस पर नोट करें तो वो उन्हीं की वीकनेसेस को हिट कर रहे हैं। मसलन अब बिलावल और उनकी मरियम की तकरीरें देखें, अब बलूचिस्तान में सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू क्या है, जब मेरा ख्याल है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करना चाहिए कि वहाँ पे डिसअपेरेंसेस जो हो रही हैं, अब उस पर बिलावल ने भी उसी चीज़ को हिट किया है, उन्हें पता था ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है, इस पर मरियम नवाज ने भी हिट किया है। सो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, आपको अगर आप इनके साथ बाकियों के साथ मुलाकातें कर सकते हैं
उनके आपकी, तो फिर आप जो बलोच या पख्तून वहां पे बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट उनसे मुलाकात करें, कुछ गिव एंड टेक करें। आपने जरूरी एक आपका बलोचिस्तान प्रॉब्लम है, आपको पता है कि इंटरनेशनल तौर पर ये फोर्सेज हैं, इंडिया का एक इशू इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उसमें, आपको अफगानिस्तान से आ जाती है, इवन ईरान से बाज़ ईरान को हमें उनसे शिकायत रहती है। तो भाई साहब जब आपको पता है कि प्रॉब्लम है इसमें बलोचिस्तान में, तो जो आगे जिन लोगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठ के, आपके लोग हैं, आपको कुछ देना पड़े, उनको थोड़ी सी पावर में शेयरिंग दें, कुछ उनको रिसोर्सेज दें, उनको थोड़ा सा प्यार करें, कुछ उनके साथ मोहब्बत से बात करें। सारी चीजें जो हैं गन्ने तोपों से नहीं चलती। जो जनाब मुशर्रफ ने गन्ने तोपों का वहां पे रिवाज दिया, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए, जिससे आवाम को फायदा हो। नाज़रीन, टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।